नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा मुगल कालीन प्रशासन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को सरकारों अर्थात जिलों में बांटा जाता था, और ये जो सरकार अर्थात जिले थे, इनको फिर से परगना अर्थात महल में बांटा जाता था। तो ये पूरी हायरार्की आप ध्यान रखेंगे कि सूबे अर्थात प्रांत को सरकारों अर्थात जिलों में बांटा जाता था, और ये सरकारें अर्थात जिले पुनः परगना अर्थात महल में विभाजित होते थे। तो इस प्रकार से आपको इन संदर्भ को ध्यान रखना है। जैसे अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुगल काल का मंत्री परिषद था उसको क्या कहते थे, तो याद रखिएगा मुगल काल के मंत्री परिषद को विजारत कहते थे। ठीक है। इसी तरह से पूछा जाता है कि मुगल काल में दीवान किससे संबंधित थे, तो याद रखिएगा वित्त मंत्री। ठीक है। तो इस तरह के संदर्भ आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था। तो याद रखिएगा, मुगल काल में सेना का जो प्रधान था ये मीर बख्शी होता था। प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मीर बख्शी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि याद रखिएगा, मुगल काल में मीर बख्शी को असीमित अधिकार दिए गए थे। क्लियर है? जैसे मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का परिवीक्षण भी करता था। क्लियर है? अब जैसे यहां पर बात हो गई है कि सेना की, तो एक बात और याद रखिएगा कि जो मुगलों की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी थी वो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी, तो आपका जवाब क्या होगा? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप कोरिलेट करते रहेंगे। जो भी तथ्य आपको नहीं पता है, जो अलग से आपको कोरिलेट कराए जा रहे हैं, उसको आप अपने किसी नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, एक वेनिस का निवासी था जिसका नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? निकोलो मनुची। ये मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, मनुची। और इसका पूरा नाम क्या था? निकोलो मनुची, और ये वेनिस का था। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब ये भारत आया तो ये दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में इसने नौकरी की। क्लियर? और जब दारा शिकोह की मृत्यु हुई तो ये बाद में चिकित्सक के पेशे के तौर पर कार्य करने लगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता था। देखिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहां से जो प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में वो इन्हीं शब्दावलियों पर आधारित होते हैं। क्लियर? यानी ये टर्म किस लिए प्रयोग किया जाता था, किस व्यवस्था के लिए या किस अधिकारी के संदर्भ में। क्लियर? तो जैसे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुहतसिब, तो याद रखिएगा ये जो मुहतसिब थे ये जन आचरण के निरीक्षण विभाग के अधिकारी थे। क्लियर? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। लोक आचरण अधिकारी को मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था। यानी इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था कि जो सार्वजनिक आचरण है उनको नजर रखना। ठीक है, उन पर नजर रखना। अब जैसे एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे मुगल काल में जो न्याय विभाग था इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, न्याय विभाग के प्रमुख को काजी उल कुजात कहा जाता है। क्या कहते हैं? काजी उल कुजात। याद रखेंगे इस बात को। और लोक आचरण के अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए लागू की गई थी। तो देखिए, यहां पर जो आपके विकल्प में जो लिखे गए हैं इसमें जरा डी विकल्प को देखिए, लिखा है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो यही आपका सही आंसर होगा कि मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो साफ सुथरा प्रशासन स्टैब्लिश हो सके, इस मूल उद्देश्य के साथ लागू की गई थी। क्लियर है? अब जैसे मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था कब आई, तो आपका जवाब होगा 1575 में। किसके शासनकाल में आई? तो याद रखिएगा अकबर के। और अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष में ये मनसबदारी व्यवस्था को वो लाया था। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो याद रखिएगा, मुगल कालीन भारत में जो राज्य की आय का स्रोत था वो था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब एक परीक्षा में पूछा गया कि जो अकबर के समय में भू राजस्व अधिकारी था इसको क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, अकबर के समय में भू राजस्व अधिकारी को करोड़ी कहा जाता था। क्या कहते थे? करोड़ी। याद रखेंगे, भू राजस्व अधिकारी को करोड़ी कहा जाता था। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या
7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल का प्रतिनिधित्व करता था, यानी जो माल शब्द का प्रयोग मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में होता था वो किस संदर्भ में होता था। तो याद रखिएगा, माल शब्द का प्रयोग भू राजस्व के संदर्भ में होता था। प्रश्न संख्या 7 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो अकबर के समय में अमल गुजार था ये क्या थे। तो याद रखिएगा, अकबर के समय में जो अमल गुजार थे ये भू राजस्व का मूल्यांकन करते थे और संग्रह करते थे। क्लियर है। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा। क्लियर है, भू राजस्व से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था वो कौन था। तो आप सभी जानते हैं कि तंबाकू के प्रयोग पर निषेध करने वाला शासक कौन था, जहांगीर था। क्लियर है। तो याद रखेंगे 1617 में जहांगीर ने ये मादक पदार्थों के सेवन पर निषेध किया था जिसमें तंबाकू शामिल है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि भारत तंबाकू लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। और जब जहांगीर ने देखा कि इसकी लोगों को लत पड़ती जा रही है और लोग इसके आदती होते जा रहे हैं, तो उसने 1617 में एक इनिशिएटिव लिया और कहा कि इस पर निषेध लगेगा। किसने, जहांगीर ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है किसको। तो याद रखिएगा, ये जो मदद ए माश है ये मुगल प्रशासन में विद्वानों या धार्मिक लोगों को जो राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी उसके लिए टर्म प्रयोग हुआ मदद ए माश। क्लियर। अब यहां पर प्रश्न संख्या 9 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। तो याद रखेंगे, विद्वानों के साथ साथ धार्मिक लोगों को जो राजस्व मुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी उसके लिए मुगल प्रशासन में जो टर्म प्रयोग हुआ वो मदद ए माश था। क्लियर है। अब देखिए एक प्रश्न और यहां पर पूछा गया आपसे कि जो धार्मिक आस्थाओं का प्रबंध करते थे उनको क्या कहते थे। तो याद रखिएगा, धार्मिक आस्थाओं का या जो धार्मिक उत्सव होते थे, ठीक है, यानी जो धार्मिक आस्थाओं पर आधारित जो उत्सव होते थे उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो था मीर ए तोजक। कौन था, मीर ए तोजक, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तुजुक। ठीक है। तो याद रखिएगा, धार्मिक आस्थाओं पर आधारित उत्सवों का जो प्रबंधन करता था उसे मीर ए तोजक या तुजुक कहा जाता था। क्लियर है। और इस प्रकार के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे मदद ए माश कहा जाता था। क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जो तांबे के सिक्के हैं उनको क्या कहते थे। तो देखिए इसके संदर्भ में आपने पढ़ा है कि जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया कहते थे और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। क्लियर है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपने इसमें विनिमय की दर भी देखी थी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, और आपने देखा था कि रुपया जो है रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था तांबे का दाम। ठीक है। तो याद रखेंगे, रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था तांबे का दाम। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो सबसे पहले तो यह भी समझ लीजिएगा कि जो शाहरुख का शब्द का प्रयोग है ये चांदी के सिक्के के संदर्भ में हुआ। किस शासक के दौरान, तो याद रखिएगा बाबर के। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही हो जाएगा। बाबर ने जो चांदी के सिक्के चलाए उसको क्या कहा जाता था, शाहरुख। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था। तो देखिए मध्यकाल में जो बटाई शब्द था ये लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। ठीक है। और इसमें जो वास्तविक उपज है उसका बंटवारा राज्य और कृषक के रूप में होता था। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है। यानी बंटवारा राज्य और कृषक के बीच पर किस आधार पर हो, वास्तविक उपज पर, तो इसकी जो निर्धारण की पद्धति थी उसे कहा जाता था बटाई। ठीक है। और आप अभी जो कृषि व्यवस्था है उसमें भी एक व्यवहारिक तौर पर बटाई शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो भूमि का स्वामी है उसके और जो जिसने उस भूमि को ली है उसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसे बटाई शब्द में प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर। तो इसको भी आपको रिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि जो अकबर के शासनकाल में दक्कन के किसानों को जो भू राजस्व के भुगतान करने की व्यवस्था थी वो प्रति हल यानी हलों की संख्या के आधार पर निर्धारित थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में दक्कन के किसान हलों की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि कोतवाल था। तो याद रखिएगा कोतवाल जो था ये मध्यकालीन भारत में नगर रक्षक किसको जिम्मेदारी थी। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, कोतवाल नगर रक्षक होता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था। तो यहां पर कुछ मुगल कालीन शासकों के नाम हैं और उनके शासन में पूछा जा रहा है कि सबसे लंबे समय तक शासन।
इसमें आपने सभी शासक के ड्यूरेशन को पहले ही पढ़ लिया है। मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूं। अगर हम बात कर लें बाबर की, शुरुआत से मैं चल रहा हूं क्रमिक, तो बाबर 1526 से 1530 तक। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो जहां अकबर आ जाएगा, अकबर 1556 से 1605 में। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, और उसके बाद शाहजहां जो कि 1628 से 1658। यहां पर विकल्प में जितने भी शासकों के नाम हैं उनको मैंने एक क्रमिक रूप में आपको बता दिया, और आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन था वो अकबर का था, 1556 से लेकर 1605 तक। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। किस संदर्भ में चकला का शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जो चकला है ये सूबे और परगना के बीच में एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन याद रखिएगा ये सरकार के समानार्थी नहीं थी। ठीक है? और ये अगर पूछा जाए कि ये किस शासक के समय था, तो याद रखिएगा ये शाहजहां के समय था। ठीक है? तो प्रश्न संख्या 16 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में कुछ परगने थे जिनको मिलाकर एक इकाई बनी जिसका नाम पड़ा चकला, और ये जो चकला था ये सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता था, लेकिन याद रखिएगा सरकार का समानार्थी नहीं था। ठीक है? तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले स्टेटमेंट में लिखा गया कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर के समय में प्रारंभ किया गया। तो यह कथन यहां पर आपका सही है। अभी आपने पढ़ा था कि जो मनसबदारी व्यवस्था है अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष 1575 में इसे स्टैब्लिश किया था। क्लियर है? और याद रखिएगा कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि मनसबदारों की जो नियुक्ति या उनकी जो वरीयता थी ये बादशाह निर्धारित करते थे, और ये केवल कार्यकाल तक ही पद रहता था। यानी ये जो पद है ये वंशानुगत नहीं था, अर्थात पैतृक पद नहीं था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प सही हो जाएगा। केवल पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखिए, जैसे आपसे मनसबदारी व्यवस्था पूछी जा रही है, उसी तरह से हो सकता है कि आगे आपसे अकबर के समय की दहसाला पद्धति पूछी जाए। तो याद रखिएगा, दहसाला पद्धति ये भू राजस्व संबंधी पद्धति है और 1580 की है। इसके संदर्भ में आप कुछ बातें पहले भी पढ़ चुके हैं। दहसाला पद्धति जो है ये पूछा जाता है कि ये किससे विकसित हुई। तो याद रखिएगा, दहसाला पद्धति जो है ये जब्ती से विकसित हुई, और जब्ती प्रणाली की जो उपज माने जाते हैं वो अकबर हैं। ठीक है? तो इन सभी बातों को भी आप इनसे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इसमें 33 वर्ग थे, तो यह बात तो सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, तो यह भी बात सही है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि उनका सवार पद जो है जात पद से अधिक हो सकता था, यह स्टेटमेंट गलत है। तो याद रखिएगा प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प सही होगा, और यह बात क्लियर कट याद रखिएगा कि उनका जो सवार पद है यह जात से अधिक नहीं हो सकता था। और अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो यह बात सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 जो है ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो अभी आपने जाना, और आप तो शासक का भी नाम बता सकते हैं, अकबर 1575। और कारण में कह रहा है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कारण जो है ये कथन के संदर्भ में बात नहीं कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, प्रश्न संख्या 19 में कथन और कारण में जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन यहां पर सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो याद रखिएगा उस शासक का नाम था अकबर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसिया या रामसीय देवनागरी लेख में कुछ सिक्के चलाए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मतलब आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगलकालीन नहर का निर्माण जो है वो फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो याद रखिएगा मुगल काल की जो सहाब या सिहाब नहर जो थी इसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा मुगल कालीन सहाब नहर, या कहीं कहीं आप इसको सिहाब भी लिखा हुआ देखेंगे, तो सहाब लिखा हो या सिहाब,
ये मुगलकालीन नहर थी जिसका निर्माण जो है वो फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो अकबर था इसके समय में सिहाबुद्दीन खान और बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद खान जो था, इसी के द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत का काम करवाया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न, अब जो ये प्रशासनिक व्यवस्था से संदर्भित प्रश्न थे वो यहां पर कंप्लीट हो गए। यहां पर एक प्रश्न और याद रखिएगा अकबर के समय में, कि अकबर के समय में जो भूमि की उपज थी उसके आधार पर 4 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी थी पोलज, दूसरी श्रेणी थी परती, तीसरी श्रेणी थी चाचर और चौथी श्रेणी थी बंजर। एक प्रश्न पूछा गया पोलज के संदर्भ में। इतनी बात हमको क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि एक प्रश्न पोलज के संदर्भ में पूछा गया कि पोलज भूमि कैसी होती थी। तो याद रखिएगा जो कभी खाली नहीं रहती थी भूमि उसको पोलज कहते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। और पोलज ऐसी भूमि होती थी जो कभी खाली नहीं रहती थी। क्लियर? अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो अगला टॉपिक है वो है मुगल कालीन संगीत और चित्रकला के संदर्भ में। क्लियर? तो यहां पर जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, और ये पूछा जा रहा है कि ये जो मुगल चित्रकला थी ये किस विषय पर आधारित थी। ये विषय के संदर्भ में आपको बात करना है। तो याद रखिएगा कि जो मुगल चित्रकला थी ये युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, इन तीनों विषय पर आधारित होती थी। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि ये जो पशु पक्षी है इसके संदर्भ में एक फैक्ट आप पढ़ चुके हैं। क्या है? आपसे पूछा गया था कि पशु पक्षियों के संदर्भ में कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था, तो आपने कहा था उस्ताद मंसूर। याद है आपको? अगर नहीं है तो मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। उस्ताद मंसूर जो था वो पशु पक्षियों की चित्रकारी और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के लिए फेमस था। एक फैक्ट और उस्ताद मंसूर के बारे में आपने पढ़ा है कि इसको उपाधि कौन सी मिली थी, तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि मिली थी। क्लियर? तो ये भी फैक्ट रिकॉल रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया। तो याद रखिएगा चित्रकला के क्षेत्र में जो मुगल शैली का प्रारंभ है वो हुमायूं के समय में हुआ था। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, चित्रकला के समय में जो इसकी पराकाष्ठा है वो जहांगीर के समय में हुई, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ, तब आप किसका जिक्र करेंगे? हुमायूं का। याद रखिएगा वहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे। यानी ये जो दसवंत और वसावन थे ये किसके काल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। और दसवंत के संदर्भ में तो एक चर्चा भी थी कि ये जो दसवंत था एक कहार का बेटा था, और इसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि इसने इसको लगा दिया कि ये चित्रकारों के सहयोग को करे, और बाद में ये एक अच्छा चित्रकार बना। ठीक है, तो ये दसवंत और वसावन का संबंध अकबर से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया। तो याद रखिएगा अभी आपने पढ़ा था कि जहांगीर जो था इसके समय में चित्रकला का स्वर्ण युग था, यानी जो चित्रकला थी वो पराकाष्ठा पर थी। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, चित्रकला को इसने संरक्षण दिया था। अगला देखिए, और स्थापत्य कला के संदर्भ में आपने किसका नाम पढ़ा है? शाहजहां का। और मुगल काल में जो पूछा जाता है कि किसका युग स्वर्ण युग था, तो ओवरऑल देखेंगे तो शाहजहां का जो काल था ये स्वर्ण काल माना जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों को अधिक जोर दिया। तो याद रखिएगा आपका यहां पर सही जवाब होगा विकल्प सी, जहांगीर। यानी जहांगीर ने जो है वो छवि चित्रण को ज्यादा फोकस में रखा, और वो करता क्या था कि अपनी स्वयं की अकेली की फोटो बनवाता था, चित्र बनवाता था, या कई बार ऐसा देखा गया है कि जहांगीर ने नूरजहां के साथ बनवाई, फारस के सम्राट या दरबारियों की या पशु पक्षियों की व्यक्तिगत रूप चित्र को इसने बनवाया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी इसने चित्राधार यानी एल्बम या व्यक्तिगत रूप चित्रों पर ज्यादा फोकस किया, किसने? जहांगीर ने। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रख लीजिएगा ये जो किशनगढ़ शैली है ये राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो किशनगढ़ शैली है इसमें श्रृंगारिक चित्रों के लिए ये बहुत फेमस है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य है जिसे बजाने में औरंगजेब को दक्षता हासिल थी। देखिए आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब का ये मानना था कि संगीत इस्लाम का विरोधी है, और उसने कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी,
लेकिन दो बातें इतनी आश्चर्यजनक हैं कि औरंगजेब संगीत पर पाबंदी लगाना और उसको इस्लाम विरोधी बताने के बावजूद वीणा वाद्य यंत्र ऐसा संगीत वाद्य यंत्र है जिसको बजाने में औरंगजेब को महारत थी, यानी दक्षता हासिल थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प सही हो जाएगा। वीणा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता थी। और दूसरी बात, इतनी पाबंदियों के बावजूद औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन है। तो याद रखिएगा, प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग है उसको कहते हैं तोड़ी राग। क्या कहते हैं? तोड़ी राग। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग तोड़ी राग है, ये दरबारों में भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि जो तानसेन है इसका मकबरा कहां पर है। तो याद रखिएगा, ये जो तानसेन जो कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, इसका मकबरा ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। तो प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और तानसेन का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि तानसेन का जो बचपन का नाम था वो रामतनु पांडे था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो याद रखिएगा, अकबर से पूर्व ये रीवा या ग्वालियर का जो इलाका है जिसको आप भाटा कहते हैं, यहाँ के राजा थे रामचंद्र सिंह। तो अकबर से पूर्व रामचंद्र सिंह ने ही अकबर को तानसेन को संरक्षण दिया था। तो याद रखेंगे, अकबर से पूर्व तानसेन को जो संरक्षण दिया था वो किसने दिया था? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो याद रखिएगा, ये जो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, ये अकबर ने ली थी। प्रश्न संख्या 11 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अकबर नगाड़ा बजाने में इसको महारत थी। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि औरंगजेब को वीणा बजाने में, उसी तरह से अकबर को नगाड़ा बजाने में इसको उसमें प्रवीणता प्राप्त थी। और इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। किससे? लाला कलावंत से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो देखिए, चित्रकारी के लिए अगर हम कारखाने की बात करें तो जो एनसीईआरटी है या जो अन्य पुस्तकें हैं जैसे अन्नु मन्यूसा है, इसमें जो तथ्य है इनके आधार पर हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसने इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी को माना, यानी अकबर को माना। लेकिन जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है। मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी भारतीय चित्रकला है जिस पर मुगल प्रभाव नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो विकल्प डी में काली घाट चित्रकला है, इस पर मुगल प्रभाव नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। और याद रखिएगा, पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा जो चित्रकला है इस पर मुगल प्रभाव था, लेकिन काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश हुआ। और किसके माध्यम से हुआ? तो पुर्तगालियों के माध्यम से। तो याद रखेंगे, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मुगल चित्रकार थे उन्होंने यूरोपीय चित्रकला की कौन सी विशेषताओं को ग्रहण किया। तो याद रखिएगा, उसमें पहला है व्यक्ति विशेष चित्रण, जिसके संदर्भ में भी आपने पूर्व में पढ़ा भी है जहांगीर के लिए। और दूसरा है कि दृश्य में आगे रखने वाली वस्तुओं को छोटा आकार में बनाना। ठीक है, ये दो ऐसी विशेषताएं हैं जो मुगल चित्रकारों ने इस यूरोपीय चित्रकला से अडॉप्ट की। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, यानी जहांगीर के काल में संबंधित थे। तो देखिए, यहां पर हम लोग एक एक करके चित्रकारों को देखेंगे। जैसे सबसे पहला लिखा है अब्दुस समद। तो आप सभी जानते हैं कि अब्दुस समद किसके समय में था? हुमायूं के। तो ये पहला तो होगा नहीं, ये हुमायूं के संदर्भ में। दूसरा नाम लिखा है अबुल हसन। तो याद रखिएगा, ये जो अबुल हसन है ये जहांगीर के समय में था, ये सही है। तीसरा नाम लिखा अका रिजा। देखिए, जो अका रिजा है इसका संबंध भी किसके समय में था? जहांगीर के संबंध में, तो ये भी सही है। और चौथा नाम जो लिखा मीर सैयद अली। तो याद रखिएगा, अब्दुस समद और मीर सैयद अली ये दोनों किसके समय में थे? हुमायूं के समय में, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर दूसरा और तीसरा यानी अब्दुल हसन और अका रिजा, इनका संबंध जहांगीर के समय में चित्रकारी से था। देखिए, अगर हम बात करें जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार की, तो इसमें आपने अबुल हसन का नाम देखा और अका रिजा का देखा।
इसके अलावा इसके समय में उस्ताद मंसूर, फिर उसके बाद फारूक बेग, विशन दास, इसके अलावा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, ये सभी जो है जहांगीर के समय के चित्रकार थे। और याद रखेंगे मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे। यहां से प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। हाँ, तो यहां हमको सही करना होगा, तो हमारा जो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा वो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। दूसरे और तीसरे जो नाम थे वो जहांगीर के समय से संबंधित थे, तो प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प यहां सही होगा। यानी अब्दुल हसन और अका रिजा ये जहांगीर के समय में थे और मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के समय में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 और आपसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है, ये कांगड़ा स्कूल है, ये सभी मध्यकालीन समय में चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे। और अभी आपने पढ़ा था कि किस पर मुगल प्रभाव नहीं था, किस चित्रकला पर, तो काली घाट पर। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, तो इस प्रकार यहां पर यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है मुगल कालीन साहित्य। तो चलिए मुगल कालीन साहित्य से संदर्भित प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए आप इस बात से परिचित हैं कि बाबर की आत्मकथा थी तुझ के ए बाबरी, और तुझ के ए बाबरी बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था और इसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो बाबरनामा यानी तुझ के ए बाबरी तुर्की में था, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो याद रखिएगा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था जॉन लेडेन और विलियम रस्किन। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। देखिए या तो अंग्रेजी में अनुवाद हो रहे थे या तो फारसी में भी अनुवाद हो रहे थे। तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, प्रश्न तो बन सकता है ना भाई, अंग्रेजी अनुवाद पूछा जा सकता है तो आपसे फारसी अनुवाद भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना, क्या नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। तो याद रखिएगा ऐतिहासिक विवरण लिखने का काम गुलबदन बेगम ने किया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए। अब यह कैसे साबित हो कि गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है, तो याद रखिएगा हुमायूं नामा में इसमें इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई, गुलबदन बेगम के द्वारा। और गुलबदन बेगम कौन है, ये बाबर की लड़की थी। क्लियर है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि हुमायूं नामा किस भाषा में थी, तो याद रखिएगा ये फारसी में थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो देखिए मैंने अभी पिछले प्रश्न में कोरिलेट किया, उसमें पूछा क्या गया था कि किस मुस्लिम महिला ने रचना की ऐतिहासिक विवरण की, तो उसमें आपका नाम था गुलबदन बेगम। और हम लोगों ने कोरिलेट किया किससे, हुमायूं नामा से। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो आराम से बता ले जाएंगे फारसी में गुलबदन बेगम ने। तो प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा जो दिल्ली में पुराना किला है उसी के सामने एक मदरसा की स्थापना की गई, जिस मदरसे का नाम है मदरसा ए बेगम, और जो इसका वास्तविक नाम है वो है खैर उल मंजिल। क्या है, खैर उल मंजिल। और इसी खैर उल मंजिल मदरसे को मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि ये खैर उल मंजिल अर्थात मदरसा ए बेगम किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कराई थी माहम अनगा ने। किसने, माहम अनगा ने। तो प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं तो दिल्ली के पुराने किले के सामने खैर उल मंजिल अर्थात मदरसा ए बेगम की स्थापना माहम अनगा ने की थी। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद कराया था। क्लियर है, तो याद रखिएगा हितोपदेश का जो फारसी में अनुवाद है वो किसने किया था, ताजुल माशिर। किसने, ताजुल माली। ठीक है, देखिए ये जो ताजुल माली लिखा हुआ है इसका जो मूल नाम था वो था ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी। क्या नाम था, ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी, ये इसका मूल नाम था। अब किताबों में इसको लिखा जा रहा है ताजुल माली। ठीक है, तो याद रखिएगा हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो हितोपदेश है ये मूल रूप से किस
भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था, तो याद रखिएगा ये संस्कृत ग्रंथ था, हितोपदेश। और फारसी में अनुवाद किसने कराया? अगर ये पूछ दिया जाए तो आपने कहा कि ताजुल माली, ठीक है। और ये पूछा जाए कि किस नाम से कराया, तब याद रखिएगा इसका नाम रखा था मुफरीह अल कुबाल। क्या नाम रखा था? मुफरीह अल कुबाल। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि तबकात ए अकबरी किसकी लिखी हुई है? तो याद रखिएगा ये जो तबकात ए अकबरी है, ये रचना लिखी हुई है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तो याद रखेंगे तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है, और किस भाषा में है? तो याद रखिएगा फारसी में, ठीक है। और ये जो तारीख ए निजामी भी इसको कहा जाता है, किसको? तबकात ए अकबरी को, ठीक है। तो याद रखेंगे तबकात ए अकबरी लिखा रहे या तारीख ए निजामी, इसके रचनाकार कौन है? निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर विकल्प सी में एक नाम लिखा है अब्बास खान सारवानी का। देखिए ये भी बहुत फेमस नाम है, यहां से भी प्रश्न आपके यहां बने। जैसे अबुल फजल और बदायूनी की तो आपने कई रचनाएं देखी, लेकिन अब्बास खान सारवानी ये थोड़ा नया नाम आपको दिख रहा होगा, या जो लोग पढ़े होंगे वो परिचित भी होंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो अब्बास खान सारवानी थे, इनकी एक रचना थी तारीख ए शेरशाही। और ये जो तारीख ए शेरशाही थी, ये अकबर के आदेश पर लिखवाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्बास खान सारवानी के द्वारा कौन सी रचना की गई? तारीख ए शेरशाही, और ये अकबर के आदेश पर की गई थी। तारीख ए शेरशाही के साथ साथ एक और रचना आप अब्बास खान सारवानी की याद रखेंगे, वो थी तोहफा ए अकबर शाही, ये भी फारसी में थी। तो याद रखेंगे 2 रचना आप केवल याद रखिएगा अब्बास खान सारवानी के नाम पर, तारीख ए शेरशाही और तोहफा ए अकबर शाही। क्लियर? अगला देखिए, और ये तबकात ए अकबरी किसकी थी? निजामुद्दीन अहमद की थी, और इसे एक नाम और किससे याद रखा जाता था? तारीख ए निजामी के नाम से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा अब्दुर रहीम खान खाना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब्दुर रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। हाँ, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुर रहीम खान खाना की कोई प्रसिद्ध रचना, तो याद रखिएगा इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है रहीम सतसई, जो कि दोहों का संग्रह है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा, शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? तो याद रखिएगा पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो किस नाम से है? अनवर ए सुहेली के नाम से, ठीक है। तो अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और आपसे यह भी प्रश्न तो पूछा जा सकता है कि जो पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुहेली नाम से हुआ, यह किसने किया? तो याद रखिएगा मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी। किसने? मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी ने अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया कितने समय में? तो देखिए जो अकबर नामा है, ये अबुल फजल ने, जो ज्यादातर साक्ष्य हैं उनके आधार पर 7 वर्ष से अधिक बताया जा रहा है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी ऑथेंटिक है जिसमें 12 से 13 वर्ष का समय भी दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि एक आंसर देना हो, तब तो आप ए विकल्प को सही करेंगे कि 7 वर्षों में, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसी असमंजस की स्थिति में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्लियर है? ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो अभी चर्चा हुई थी इस बात पर कि आत्मकथा कौन है? बाबरनामा, जिसको आप तुजुर्क ए बाबरी के नाम से जानते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि बाबर ने इसे अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। और एक प्रश्न आपने पढ़ा था जिसमें पूछा गया था कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो आपने कहा था कि जॉन लेडेन और विलियम रस्किन के द्वारा। और वहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट हुआ था कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो अबुल फजल है, ये अकबर का दरबारी रचनाकार था, और अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना की गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ? तो याद रखिएगा महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से हुआ। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प सही हो जाएगा।
और कई परीक्षाओं में पूछा गया कि रज्मनामा का अर्थ क्या होता है, तो रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी अनुवाद हुआ, ये किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर दो नाम आपको याद रखने हैं, नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी। नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया। देखिए, ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये नाम फेमस है। तो यहाँ पर एक रचना और इसके नाम से याद रखिएगा, जिसका नाम था मुंतखब उत तवारीख। क्या नाम है रचना का? मुंतखब उत तवारीख, जो कि बदायूनी की फारसी में लिखी हुई रचना है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो याद रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी के संदर्भ में, तो ये शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। किसके शासनकाल के? शाहजहां के, याद रखिएगा। और इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है, उसका नाम क्या है? पादशाह नामा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पादशाह नामा किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी की। और ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ये शाहजहां के शासनकाल के राजकीय इतिहासकार थे। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर एक तरफ पुस्तकों के नाम है और दूसरी तरफ लेखक के नाम है। पहली पुस्तक लिखा हुआ है तबकात ए नासरी, तो आप सभी जानते हैं कि तबकात ए नासरी किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। दूसरा नाम लिखा है तारीख ए फिरोजशाही, तो देखिए तारीख ए फिरोजशाही जो है ये शम्स ए सिराज की है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है तुगलकानामा इब्न बतूता, ये गलत है। तो यहां पर जो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अब ये भी तो प्रश्न बनता है कि तुगलकानामा पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा तुगलकानामा के लेखक है अमीर खुसरो। और देखिए, अमीर खुसरो के संदर्भ में प्रश्न किसी न किसी तरह से जरूर पूछा जाता है। अगर हम अमीर खुसरो की रचना के संदर्भ में आपसे बात करें, तो यदि आप इसकी 4 रचना याद रखते हैं, तो अमीर खुसरो की रचना के संदर्भ में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। ये मेरी एनालिसिस कहती है। इसमें एक रचना तो आपने देख ली तुगलकानामा, जिसमें अमीर खुसरो ने तुगलक वंश के बारे में बताया है। इसकी एक रचना याद रखिएगा नूर सिपिहर के नाम से। नूर सिपिहर में अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु, वहां के रहन सहन, वहां की कृषि और वेशभूषा के बारे में जिक्र किया है। अमीर खुसरो की एक और रचना है जिसको कहते हैं खजायन उल फतूह। ये जो खजायन उल फतूह है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय के बारे में अमीर खुसरो ने जिक्र किया है। और जो चौथी और अंतिम रचना मैं आपको बता रहा हूं अमीर खुसरो की, वो है किरान उस सादेन। ठीक है, तो ये तीनों रचना आप याद रखिएगा, तुगलकानामा, नूर सिपिहर, खजायन उल फतूह और किरान उस सादेन, अमीर खुसरो से। और रही बात इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत आप सभी जानते हैं, जिसे रेहला नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर विकल्प ए में नाम लिखा है हसन निजामी का। हसन निजामी को आप कोरिलेट करेंगे ताजुल मासिर से। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा? चौथे के साथ कोरिलेट हो जाएगा, हसन निजामी ताजुल मासिर। ख्वांद मीर, ये जो ख्वांद मीर है, इनका संबंध हो जाएगा हुमायूं नामा से। तो यहां पर आप बी को कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। सी विकल्प में लिखा है मोहम्मद काजिन, तो मोहम्मद काजिन को आप कोरिलेट करेंगे किसके साथ? आलमगीर नामा, तो यहां पर सी को आप पहले के साथ कोरिलेट कर लेंगे। और भीमसेन को आप कोरिलेट करेंगे नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा से कोरिलेट करेंगे भीमसेन को, तो डी का आपका होगा दूसरा। तो यहां जो सही कोड बन रहा है, क्या बन रहा है? 4 3 1 2। ठीक है, यानी हसन निजामी ताजुल मासिर, ख्वांद मीर हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा, भीमसेन नुस्खा ए दिलकुश। ठीक है, अगला देखिए, तो यहां पर आपका 4 3 1 2 के आधार पर कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18। यहां पर भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। पहला नाम लिखा है भीमसेन कायस्थ का, तो देखिए भीमसेन कायस्थ को आप किससे कोरिलेट करेंगे? तो अभी आपने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा था कि भीमसेन कायस्थ को आपने किसे किया था? नुस्खा ए दिलकुशा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए चौथे में लिखा हुआ है तारीख ए दिलकुशा। तो नुस्खा ए दिलकुशा लिखा हो या तारीख ए दिलकुशा, दिलकुशा अगर लिखा है तो आप उसको सीधे भीमसेन से कोरिलेट कर लीजिएगा, एक आपका चौथा हो जाएगा। देखिए कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा नाम चंद्रभान ब्राह्मण का। चंद्रभान ब्राह्मण की से जो कोरिलेट होगा वो होगा चहार चमन, तो यहां पर बी को आप कोरिलेट करेंगे पहले के साथ, चहार चमन। तीसरा लिखा हुआ ईश्वर दास नागर, तो जो ईश्वर दास नागर हैं इनको आप कोरिलेट करेंगे फितुहात ए आलमगीरी। किससे? फितुहात ए आलमगीरी, तो यहां पर सी कोरिलेट होगा दूसरे के साथ। और जो सुजान राय भंडारी है, इनको आप कोरिलेट करेंगे खुलासत उत तवारीख। किससे? खुलासत उत तवारीख, तो यहां पर डी कोरिलेट होगा तीसरे के साथ। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा भीमसेन तारीख ए दिलकुशा या नुस्खा ए दिलकुशा, चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन, ईश्वर दास नागर, फितुहात ए आलमगीरी, सुजान राय भंडारी,
खुलाशत उत तवारीख। ठीक है, तो यहां पर जो सही कोड बना 4123 और 4123 के आधार पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार के जो यूपी पीसीएस मेंस के जो प्रश्न है वो आपसे आरओ एआरओ के या तो प्रीलिम्स में या मेंस में पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा जा रहा है कि नस्तालीक क्या है। तो याद रखिएगा ये जो नस्तालीक है ये एक फारसी लिपि है, ठीक है, और जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग होती थी। और याद रखिएगा कि ये जो नस्तालीक है इसको लिखने में कौन सा बादशाह निपुण था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा मुगल बादशाह जो औरंगजेब था वो नस्तालीक लिखने में बहुत निपुण था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प से हो जाएगा कि नस्तालीक एक फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग होती थी। और अगर बादशाह का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि नस्तालीक लिखने में औरंगजेब निपुण था। और इसके साथ साथ एक और लिपि थी जिसको कहते हैं सिकस्त, ये भी औरंगजेब इसमें भी निपुण था। तो नस्तालीक और सिकस्त लिखने में औरंगजेब निपुण था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं वो कौन थे। तो याद रखिएगा अजमेर की जो किशनगढ़ रियासत थी वहां के राजा थे सावंत सिंह। ठीक है, और ये जो किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह थे इनका ही एक अन्य नाम था नागरीदास। ठीक है, यानी राधा का सेवक। और इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे सावंत सिंह का एक और नाम नागरीदास जिसका अर्थ है राधा का सेवक, और इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो किशनगढ़ के शासक हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के संरक्षक थे। ठीक है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की है। जो लोग रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे हैं वो इस प्रश्न को आंसर करने में कोई हिचक नहीं करेंगे। और जिनको इस बात को याद होगा कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रसिक प्रिया किसकी रचना है और उसको उसमें रसखान का नाम लिखा था, और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि रसिक प्रिया है इसलिए रसखान लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन आप तो हम सब लोग ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के हैं तो कैसे गलत कर देंगे। तो रसिक प्रिया किसकी है, केशवदास की। और वही मैंने आपसे कोरिलेट किया था कि जो रसिक प्रिया रचना है इसके साथ एक रचना और याद रखिएगा रामचंद्रिका। तो याद रखेंगे रामचंद्रिका और रसिक प्रिया ये दोनों जो है ये केशवदास की रचनाएं हैं। और आप सभी जानते हैं कि केशवदास साहब जो थे ये रीति काल के कवि थे। तो यहाँ पर 21 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जब कोई भी कोरिलेट किया हुआ फैक्ट जब प्रश्नों के माध्यम से आता है तो आपको जितनी उस प्रश्न को करने में खुशी होती है कि हम इसको याद है मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उतनी ही खुशी मुझे होती है कि चलिए जो इतनी मेहनत की जा रही है वो कहीं फलीभूत हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी लगन के साथ आपको लगना है। और एक बात मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं बार बार आपसे कहता था, आज भी कह रहा हूं कि केवल क्वेश्चन आंसर करना ये आपको सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जब तक आप उन प्रश्नों को कोरिलेट नहीं करेंगे, उनके और 360 डिग्री के डायमेंशन को कवर नहीं करेंगे, तब तक आपको दिक्कत होगी। देखिए मुझसे कई बार लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये कहा कि आप पूरी किताब का क्यों नहीं मास्टर वीडियो बना देते हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है और ये काम करना मुझे खुशी देता है। और आप लोग भी इस बात से कोरिलेट करते होंगे कि मैं कभी भी तथ्यों को कोरिलेट करना या उसमें क्यों अपना समय दें, इसमें नहीं मैं फंसता हूं। भाई आप भी तो अपना बहुमूल्य समय लगा रहे हैं, तो मैं इसके साथ कैसे नाइंसाफी कर सकता हूं। तो इस बात को है, मैं अपनी कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे मन में जो भाव है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको आदत में डालिए। चीज़ों को जब भी आप करें तो उसको थोड़ा सा जब हो तो विस्तार में थोड़ा सा देख लें कि उसके 360 डायमेंशन में क्या प्रश्न और बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक को कवर करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है मुगल काल में विविध से संबंधित। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाने जाते हैं भारतीय इतिहास में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि भारतीय गौरव या भारतीय यश का अंतिम सूर्य किसके लिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो भी ऑथेंटिक साक्ष्य हैं उनके माध्यम से अगर देखा जाए तो भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर्य है या भारतीय यश का जो अंतिम सूर्य है ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के लिए। क्लियर है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, और यही पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय है जो मोहम्मद गोरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बादशाहों में किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा
मुगल काल में जो सूरत बंदरगाह था इसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था। अब सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि मुगल काल में हज यात्री मक्का के लिए यहीं से प्रस्थान करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता था मक्का द्वार। किसको? सूरत बंदरगाह को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगलों ने नौरोज त्योहार किससे लिया? तो याद रखिएगा, मुगलों ने जो नौरोज त्योहार लिया ये पारसियों से लिया। किससे लिया? पारसियों से। आप सभी जानते हैं कि जो नौरोज त्योहार है ये ईरान का त्योहार है, ठीक है, और ईरान अर्थात फारस से संबंधित त्योहार है, तो इसलिए वहां के रहने वाले पारसी, तो ये नौरोज त्योहार किससे संबंधित होगा? पारसियों से। और दिल्ली सल्तनत में वो शासक कौन था जिसने नौरोज त्योहार प्रारंभ किया था? तो आपका जवाब होगा बलबन। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए विशिष्टता थी उसमें वो कहां पर स्थित था? तो याद रखिएगा, मुगल काल में जो मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए जो मदरसा था वो लखनऊ में था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम उस मदरसे की बात करें तो ये फिरंगी महल, जहां पर फिंक का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था। फिंक शब्द का अर्थ होता है न्याय शास्त्र, ठीक है, तो याद रखेंगे लखनऊ में फिरंगी महल में न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक जो मस्जिद है ये किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक जो मस्जिद है ये निर्माण कराई थी माहम अनगा ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो याद रखिएगा, जो मध्यकाल में बंजारे थे वो व्यापारी थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, जो बंजारा शब्द है ये संस्कृत के वाणिज्य से आया है, ठीक है, और वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार, और जो व्यापार करते हैं उनको व्यापारी कहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया, ठीक है। तो यहां पर बंजारा शब्द किसके लिए? व्यापारी के लिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, इसमें आप कई बातें पढ़ चुके हैं। दाम, दाम क्या था? तो आपने पढ़ा था कि दाम जो है ये ताम्र मुद्रा थी, ठीक है। रुपया क्या थी? चांदी की मुद्रा थी। देसाई, देसाई क्या है भाई? देसाई राजस्व अधिकारी को कहा जाता था, ये भी सही है। दीवान, दीवान जो है ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, तो यहां पर ये भी सही है। और याद करिए, जब मैं मुगल प्रशासन को प्रारंभ कर रहा था तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि मुगल प्रशासन में जो दीवान होता था वो वित्त मंत्री होता था, ठीक है, तो यहां पर क्या है? प्रांतीय राजस्व का प्रमुख हो गया। और यहां पर अगला कह रहा है कि जरीब, तो जरीब क्या है? जरीब जो है ये लिखा एक प्रकार का कर, ये यहां पर गलत है। याद रखिएगा, जरीब कोई कर नहीं था, जरीब एक मापन की इकाई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, जरीब के द्वारा जो है भूमि मापन किया जाता था, ठीक है, तो जरीब जो है भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? अब देखिए, पूछा जा रहा है कि जो आए थे शासकों के शासनकाल में उसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला नाम लिखा हुआ है जहांगीर का। तो देखिए, जो जहांगीर था इसके समय में विलियम हॉकिंस आया था, ये बात यहां पर सही है। और देखिए, विलियम हॉकिंस के आप ड्यूरेशन को भी जानते हैं, कब से कब तक? 1608 से 1611, ठीक है, तो ये जहांगीर के समय में, ये बात सही है। अगला करा है कि अकबर के समय में थॉमस रो, ये यहां पर गलत सुमेलित है, क्योंकि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो थॉमस रो था वो 1615 में सूरत में आया था, ये मैंने आपसे बताया था। और वो 1616 जनवरी में वो किससे मिला था? जहांगीर से मिला था, अजमेर में मिला था, ठीक है। और मैंने आपसे इतना भी बताया था कि सितंबर 1615 में थॉमस रो आया था, कहां पर? सूरत। और उसके बाद 1616 जनवरी में वो जहांगीर से अजमेर में मिला था। तो यहां पर इतनी बात आप अगर जान रहे हैं तो आप अकबर से सुमेलित नहीं करेंगे, आप किससे करेंगे? थॉमस रो को जहांगीर से सुमेलित करेंगे। और थॉमस रो का जो ड्यूरेशन था वो 1615 से 1619। अगर हम टेवनियर की बात करें तो ये किसके समय में आया था? शाहजहां, तो ये सही है। अगला करें मनूची, औरंगजेब के समय में, ये भी सही है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और एक प्रश्न और बनता है कि जहांगीर किसके साथ शिकार खेलने भी जाता था? तो यही थॉमस रो था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो याद रखिएगा, अकबर की बात हो रही है, तो अकबर के शासनकाल में कौन आया था? विलियम फिंच। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, विलियम फिंच, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प होगा। विलियम फिंच ने ही कहा था कि इलाहाबाद में जो पैलेस ऑफ 40 पिलर्स है इसके निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक कार्य करते रहे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। यहां पर आपको सुमेलित करना है। देखिए, युद्ध से संदर्भित है। पहला लिखा है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था?
तो 14 जनवरी 1761 से संबंधित है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आप ए को किससे कोरिलेट कर लेंगे? ए को आप कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ, 1761 के साथ। और अगर ये भी मैं कोरिलेट कर लूं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से सदाशिवराव, इनके बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था, और ये अहमद शाह अब्दाली अफगान आक्रमणकारी था। ठीक है, तो ये पूरी बात आप ध्यान रखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में। दूसरा लिखा है तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध जिसकी अभी चर्चा हुई थी कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था 1192 में। देखिए, तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो यहां पर बी का जो सही जवाब होगा वो पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। अकबर की डेथ की बात करें तो 1605, तो यहां पर सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया और मैंने पूर्व में आपसे ये इस बात का जिक्र भी किया है। तो याद रखिएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसलिए आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो यहां पर सही सुमेलित हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 3142। क्या सही होगा? 3142, और 3142 के आधार पर यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। यहां पर भी आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर युद्धों के नाम है और संबंधित राजा के नाम है। पहला लिखा हल्दी घाटी का युद्ध। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर का राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आप ए को किससे कोरिलेट करेंगे? दूसरे के साथ। ठीक है, यानी अकबर का राणा प्रताप के विरुद्ध। अगर मैं आपसे ईयर पूछ लूं तो आप सीधा जवाब देंगे कि 18 जून 1576। कब से? 18 जून 1576 से संबंधित है कौन? हल्दी घाटी का युद्ध। अगर मैं बात करूं बी विकल्प की तो लिखा बिलग्राम का युद्ध। ये भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे वहां पर बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वहां पर कन्नौज का युद्ध लिखा हुआ था, और मैंने वहां पर आपसे कोरिलेट किया था कि कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और यहां पर देखिए बिलग्राम लिखा हुआ है। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। और ये बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो आप सभी को पता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इतना परेशान किया शेरशाह सूरी ने कि हुमायूं को छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, इसी बिलग्राम युद्ध के बाद। ठीक है, तो यहां पर आप बी को किससे कोरिलेट कर लेंगे? बी को कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। ठीक है, देखिए बिलग्राम युद्ध के साथ एक युद्ध और मैं लिंक करना चाह रहा हूं, वह है चौसा का युद्ध। इसी के एक साल पहले, यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 में, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। वो युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला जो दिया है वो है खुसरो का विद्रोह। ये भी आप पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था खुसरो। ठीक है, तो खुसरो का विद्रोह आप किससे कोरिलेट करेंगे? जहांगीर से ना, तो सी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और याद करिए, मैंने इस तथ्य को वहां पर आपसे कोरिलेट कराया था कि खुसरो की सहायता करने के आरोप में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई किसने? जहांगीर ने। क्लियर है? अगला लिखा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किससे कोरिलेट होगा? तो ये बाबर से कोरिलेट होगा, तो डी को आप पहले के साथ। अब देखिए, बाबर का जो खानवा का युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था? तो आपका जवाब होगा राणा सांगा के साथ, और बाबर विजयी हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। क्लियर है? और एक फैक्ट और पूछा गया था कि बाबर ने जो जिहाद का नारा दिया था वो किस युद्ध में दिया था? तो इसी 1527 के खानवा के युद्ध में, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। क्लियर है? तो पूरा पोस्टमार्टम हो गया युद्धों का। और जो यहां पर सही कूट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 के आधार पर यहां पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। अब यहां पर देखिए वो स्थापत्य कला से संबंधित है, जैसे बाबर का नाम है। अब देखिए ये भी आप पढ़ चुके हैं। बाबर किससे कोरिलेट करेंगे? जामा मस्जिद संभल से, यानी ए को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। हुमायूं, तो आपको पता है कि हुमायूं को आप किससे करेंगे? दीन पनाह, दिल्ली में इसका मकबरा है, तो आप बी को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। अकबर, अकबर ने जहांगीर महल कहां बनवाया था? आगरा में, और अकबरी महल भी कहां पर है? आगरा में, तो यहां पर सी को आप कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। चौथा लिखा है जहांगीर और एतमाद उद्दौला का मकबरा। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि एतमाद उद्दौला का मकबरा जहांगीर से कैसे कोरिलेट हो रहा है? तो देखिए कई बार प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से कोरिलेट होता है। इतनी बात तो क्लियर है ना कि जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ठीक है, जिसका मूल नाम था मेहरुनिशा। इसी नूरजहां ने अपने पिता का एक मकबरा बनवाया था जिसको कहा जाता है एतमाद उद्दौला का मकबरा, और इनका मूल नाम था मिर्जा गियास बेग। ठीक है, तो भाई नूरजहां पत्नी थी जहांगीर की, इसीलिए जहांगीर को कोरिलेट किया जा रहा है एतमाद उद्दौला के मकबरे से। तो डी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और मैंने एक बात और बताई थी कि जो एतमाद उद्दौला का मकबरा है ये कहां पर है? आगरा में। एक बात और बताई थी कि एतमाद उद्दौला का मकबरा में किसका प्रयोग किया गया पहली बार? तो पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था एतमाद उद्दौला के मकबरे में। और पिट्रा ड्यूरा क्या है? तो कटे हुए हीरे के साथ जो फूलों की चित्रकारी की गई वही पिट्रा ड्यूरा है। तो यहां पर आपने डी को चौथे के साथ कोरिलेट किया, और जो कूट बना वो 1 2 3 4 का है।
1, 2, 3, 4 के आधार पर प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में भी आपको कोरिलेट करना है सूची को। पहला लिखा है हॉकिंस। अब देखिए ड्यूरेशन की बात कई बार हो चुकी है, तो हॉकिंस किसके समय में आया था? तो आपको पता है कि जहांगीर के समय में, और इसका समय क्या था? 1608 से 1611। तो यहां पर आप ए को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। टॉमस रो, अभी चर्चा हुई थी 1615 से 1619 के बीच, तो यहां पर आप कोरिलेट किसके साथ करेंगे? 1615 से 1619 पहला। मनुची 1653 से 1708 के बीच में, 1653 से 1708, तो यहां पर आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे मनुची को। उसके बाद लिखा है रॉल्फ फिंच। देखिए रॉल्फ फिंच जो है ये कब आया था? रॉल्फ फिंच आया था 1583 में और गया कब? 1586 में, यानी 1583 से 1586 के बीच में रॉल्फ फिंच है। ठीक है, अब यहां पर जो विकल्प में दिया गया 1585 से 1586, देखिए आपको इसको कोरिलेट तो करना ही करना है। ये बात तो सही है ना कि 1583 से 1586 के बीच में ही पड़ता है 1585 और 1586। इसका मतलब है कि रॉल्फ फिंच का जो ड्यूरेशन है वो इससे तो कोरिलेट होता है, तो इसलिए आप डी को कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ, और जो आपका सही कोड बनेगा 2143 का। ठीक है, लेकिन रॉल्फ फिंच के संदर्भ में ये सही ड्यूरेशन जो पूरा है याद रखिएगा 1583 से 1586, लेकिन इसी 1586 83 से 86 के बीच में 1585 और 86 आता है, इसलिए आपने रॉल्फ फिंच को तीसरे के साथ कोरिलेट किया और 2143 कोड बना। तो 2143 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि निम्न इमारतों को उनके शासकों के साथ यहां पर सुमेलित करिए। पहला लिखा है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। तो आप ए को कोरिलेट कर देंगे इल्तुतमिश के साथ, तो ए को दूसरे के साथ। गोल गुंबद की बात है, तो गोल गुंबद किससे संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से, तो यहां पर आप बी को कोरिलेट कर देंगे पहले के साथ। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, आप देखिए बुलंद दरवाजा आपको कोरिलेट करना है अकबर और औरंगजेब के बीच में, तो आपको पता है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में किसके? अकबर के द्वारा, तो यहां पर सी को चौथे के साथ। और मोती मस्जिद किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, डी का तीसरा। और मैंने आपसे कहा था कि मोती मस्जिद दो है, एक आगरा में है और एक दिल्ली में, तो याद रखिएगा दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, तो यहां पर जो सही कोड बन रहा है वो 2143 का, 2143, 2143 के आधार पर यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि अता अली खां किसका नाम है? तो याद रखिएगा ये जो अता अली खां है ये नाम है तानसेन का। अब देखिए तानसेन से कैसे कोरिलेट हो रहा है। तानसेन का जो प्रारंभिक नाम था वो रामतनु पांडे था, और जब इसने धर्मांतरण किया तब तानसेन का नाम पड़ा अता अली खां। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का ई विकल्प आपका सही हो जाएगा। अता अली खां का नाम किससे होगा? तानसेन से। तो यानी तानसेन के आपको 3 नाम याद रखने हैं, रामतनु पांडे, तानसेन और अता अली खां। डी ई विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? यहां पर मकबरा के संदर्भ में प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा खुलदाबाद में, तो याद रखिएगा यहां पर सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, लेकिन सही वाला भी याद रखिएगा कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। एतमातुद्दौला का मकबरा, तो कई बार हो चुका है कि एतमातुद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में। अभी मैंने जब एतमातुद्दौला का मकबरा एलेबोरेट किया था आज ही अभी, तो मैंने आपसे कहा था कि आगरा में है। ये नूरजहां के पिता थे, इनका नाम मिर्जा गियास बेग था। पिटराड्यूरा का प्रयोग पहली बार किया गया। ठीक है, और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, तो ये भी आपका गलत दिया है। औरंगजेब का मकबरा, तो औरंगजेब का मकबरा जो है ये जो ए विकल्प में खुलदाबाद दिया है, खुलदाबाद औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, तो यहां ये भी गलत है। अगला दिया है कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है, तो ये बात सही है कि अब्दुल रहीम खान खाना का जो मकबरा है ये कहां पर है? दिल्ली में है, तो ये बात यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप यहां पर इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखेंगे, और यहां पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। और इस प्रकार मुगल काल को आपने यहां पर कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम लोग सिख संप्रदाय और उसके बाद मराठा और मुगल काल के पतन का कारण क्या था इसको कंप्लीट करेंगे, और इस प्रकार आपका जो मिडिल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।